Hello everyone, good morning to all of you and welcome to our YouTube चैनल। दोस्तों आज है 10 मई और आज की इस क्लास में हम लोग 10 मई से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के बोर्ड ने डैश को एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन फर्स्ट है शशिधर जगदीशन, सेकंड है अमिताभ चौधरी, थर्ड है आदित्य पुरी, फोर्थ है श्यामला गोपीनाथ और फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अमिताभ चौधरी। अब यदि हम बात करते हैं अमिताभ चौधरी की, तो अमिताभ चौधरी यह 1 जनवरी 2022 से प्रभार ग्रहण करेंगे। इनकी नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सिस बैंक में आने से पहले वह HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO थे। और आखिरी पॉइंट है, एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अब यदि हम बात करते हैं कि भारत का पहला सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है, तो वो है HDFC और दूसरे नंबर पे है हमारा ICICI बैंक और तीसरे नंबर पे पहुंच गया है एक्सिस बैंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने डैश की MACS 1407 नामक एक उच्च उपज वाली किस्म की खोज की है। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूँ, सेकंड है कपास, थर्ड है चावल, फोर्थ है सोयाबीन और फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी सोयाबीन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो यह असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त होगा। यह अधिक उपज देने वाली किस्म है जो प्रति हेक्टेयर 39 क्विंटल दे सकती है। यह गर्डल, बीटल, लीफ माइनर, लीफ रोलर, स्टेम फ्लाई इत्यादि जैसे कीटों के खिलाफ प्रतिरोधक भी है। और अंत में बुआई के बाद परिपक्व होने में इसे 104 दिन लगते हैं और इसके उत्पादन के लिए कम मात्रा में पानी और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के साथ सीमा पर एक सड़क परियोजना के लिए BRO द्वारा नियुक्त पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है मीरा S अंजू, सेकंड है वैशाली S हिवाशे, थर्ड है फारिया S शंकर, फोर्थ है संतोष M कुमारी और फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी वैशाली S हिवाशे। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में। तो पहला पॉइंट है, BRO द्वारा चीन की सीमा पर एक सड़क परियोजना के लिए पहली महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अधिकारी का नाम यानी कि इनका नाम है वैशाली S हिवाशे और ये महाराष्ट्र के वार्धा से हैं। वह एक सड़क निर्माण कंपनी RCC की कमान संभालेंगी जिसे भारत चीन सीमा पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम सौंपा गया है। ये इनका कार्य होगा। और बात करते हैं सीमा सड़क संगठन यानी BRO की, तो यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना मई 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और आप देख सकते हैं कि यही हैं वैशाली S हिवाशे, ये उनकी तस्वीर है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने स्वास्थ्य और आरोग्य नाम से 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सिडबी, सेकंड है नाबार्ड, थर्ड है नीति आयोग, फोर्थ है एनएचबी और फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सिडबी। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में। तो सिडबी ने 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं स्वास्थ्य और आरोग्य लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये योजनाएं कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एमएसएमई की मदद करेंगी। उनके नाम नीचे दिए हुए हैं। स्वास्थ्य यानी सिडबी असिस्टेंट्स टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, ये इसका फुल फॉर्म है। और आरोग्य का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंट्स टू एमएसएमईज फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ टूरिंग ए पेंडेमिक। स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं एमएसएमई इकाई को 2 करोड़ की राशि तक 100% वित्त पोषण की परिकल्पना करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए धन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और आखिरी पॉइंट है, सिडबी असिस्टेंट्स टू फैसिलिटेड इमरजेंसी रिस्पांस अगेंस्ट कोरोना वायरस या सेफ बोल सकते हैं। योजना पिछले महीने सिडबी द्वारा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल डैश में खोला गया है? ऑप्शन फर्स्ट है स्पेन, सेकंड है पुर्तगाल, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है जर्मनी और फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पुर्तगाल। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में। पुर्तगाल में 29 अप्रैल को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल खोला गया है। यानी इसकी तारीख हम याद कर सकते हैं यहाँ से 29 अप्रैल 2021। इसे उत्तरी पुर्तगाल के अरोका में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पावा नदी पर 516 मीटर लंबा पुल है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अरोका जियो पार्क में स्थित है। यह लोगों को इस क्षेत्र में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब यदि हम बात करते हैं पुर्तगाल की, तो यह दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है। यह यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है। यह यूरोप का सबसे पुराना देश भी है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और यूरो पुर्तगाल की मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में निम्नलिखित में से किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है दक्षिण कोरिया, फोर्थ है ऊपर के सभी और फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी ऊपर के सभी, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तीनों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अब यदि हम बात करते हैं इससे रिलेटेड तथ्य की, तो उसे देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए लंदन की 4 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। यूके 3 मई से 5 मई तक लंदन में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के
संगठन यानी आसियान के अध्यक्ष और महासचिव को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बैठक का मुख्य एजेंडा जलवायु परिवर्तन यानी कोविड महामारी और दुनिया में भू राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को 47वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। यह 11 से 13 जून तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं G7 यानी 7 का समूह जो है, तो G7 दुनिया की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। सदस्य कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। बात करते हैं इसकी पहली बैठक कब हुई थी। इसकी पहली बैठक 1975 में फ्रांस में हुई थी और इसका मुख्यालय इटली के ताओरमिना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है। और दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने जंगलों के प्रबंधन में देशों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 और 2, फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं और फिफ्थ है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में। पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसे यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट की बैठकों के दौरान जारी किया गया है। यह 2030 तक वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना की कार्यान्वयन का पहला मूल्यांकन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया, यूरोप और ओशिनिया के कई देश 2030 तक वन क्षेत्र को 3% तक बढ़ाने के लक्ष्य के ट्रैक पर हैं। हालांकि भूमि क्षरण, कीट, विदेशज प्रजातियां, आग, तूफान और सूखे सहित कई कारकों ने दुनिया के जंगल को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के अनुसार लोग कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी निर्वाह आवश्यकताओं के लिए जंगल की ओर मुड़ गए हैं। यह अधिक वनों की कटाई का कारण बन सकता है। और लास्ट पॉइंट है, कोविड-19 महामारी ने जंगलों में के प्रबंधन में देशों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। महामारी ने वन निर्भर आबादी की आय कम कर दी है और उनके उत्पादों की बाजार पहुंच कम कर दी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2030 तक डैश पहुंच जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट है 130 मिलियन, सेकंड है 150 मिलियन, थर्ड है 160 मिलियन, फोर्थ है 145 मिलियन और फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 145 मिलियन। अब यदि हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 145 मिलियन तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक के अनुसार अगर सरकार अपने जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करती है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 230 मिलियन तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस इलेक्ट्रिक वाहन संख्या में 2 और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले साल लगभग 3 मिलियन नई इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण किया गया था
जो कि पिछले साल की तुलना में 41% की वृद्धि है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कारें सड़क पर चल रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में संकुचन के बावजूद 2020 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़ा दी है। 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 2020 की पहली तिमाही की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है। कई देशों की सरकार सब्सिडी के माध्यम से कम और शून्य उत्सर्जन वाली कारों को बढ़ावा दे रही है। ये कारें वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में मदद करेंगी। और आखिरी पॉइंट है, यूनाइटेड किंगडम ने 2030 तक डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री को रोकने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं।